दोस्तों, ये मजबूर औरत अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम की तलाश में होती है। उसकी मुलाकात एक मौलवी से होती है। मौलवी की नीयत खराब हो जाती है। जब वह इस खूबसूरत औरत को जंगल में देखता है, मौलवी उसे अपने पास काम के लिए रख लेता है। हर वक्त मौलवी इस औरत पर गलत नजर रखता है। कभी उसे पीछे से पकड़ता है तो कभी उसका सिर अपने गोद में रख लेता है। औरत मजबूर थी और उसे सहना पड़ता था, लेकिन मौलवी रुकने का नाम भी नहीं लेता था। एक दिन मौलवी ने सारी हदें पार कर दी और औरत के साथ बहुत कुछ किया। चलो पूरी कहानी जानते हैं। गाँव छोटा था, इतना छोटा कि जब सुबह का सूरज निकलता तो हर घर का दरवाजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देता। पेड़, मिट्टी और लोग सब जाने पहचाने लगते थे। उसी गांव की एक छोटी सी गली के कोने में एक घर था जहां सादफ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। सादफ कभी स्कूल में शिक्षिका थी। अच्छी तालीम, साफ दिल और प्यारा चेहरा। गांव के सारे लोग उसे इज्जत देते थे। उसका पति अजीम ट्रक चलाता था, लेकिन एक दिन के सफर ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए रोक दी। एक हादसे में अजीम का इंतकाल हो गया और उस वक्त सादफ के हाथों में उसकी छोटी बेटी का हाथ था और सीने में 2 बच्चों का बोझ। जब से अजीम गया, सादफ की जिंदगी में जैसे वक्त रुक गया। स्कूल छोड़ दिया। जिंदगी की रोजी रोटी से ज्यादा उसके दिल पर एक खालीपन छाया हुआ था। लोग तसल्ली देते, लेकिन तन्हा रातों में बच्चों की नींद के बाद सादफ सिर्फ छत की तरफ देखती थी, जैसे कोई जवाब छुपा हो वहाँ। पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। पहले जेवर बेचा, फिर फर्नीचर। खाली हाथ और खाली दिल दोनों मिलकर उसे दर्द के समंदर में ले जा रहे थे। एक दिन सुबह जब छोटी बेटी रोटी के लिए जिद्दी हो रही थी और दूसरा बेटा कपड़े फाड़ रहा था, सादफ का सब्र टूट गया। उसने चादर ओढ़ी और घर से निकल गई। दिमाग में एक ही सोच थी, कुछ काम ढूंढना है, कुछ तो करना होगा। गाँव में छोटी छोटी दुकानें थी, कहीं सिलाई का काम तो कहीं दूध बेचने वाले। हर जगह मर्द थे और उनकी निगाहें सादफ पर टिक जाती। कोई काम मिलता भी तो या तो कम पैसा मिलता या इज्जत खतरे में लगती। सादफ को महसूस हुआ ये गांव अब उसका नहीं रहा। फिर एक दिन सादफ गांव के शहर वाले रास्ते पर चली गई। वहां से जंगल का रास्ता निकलता था। गांव वालों के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का जरिया था, लेकिन सादफ के लिए वह एक नया मोड़ बन गया। थकान से भरी, गर्मी से पसीना पसीना, जब वह जंगल के एक पहाड़ी किनारे रुकी तो उसने एक अजीब सी खुशबू महसूस की। खेती, मिट्टी और इत्मीनान की खुशबू। वहाँ एक आदमी खेती कर रहा था, एक मौलवी। धूप से काला पड़ चुका चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजनबी सुकून। मौलवी ने उसे देखा और फौरन अपनी कश्ती से पानी निकाल कर दिया। बाजी, आप जंगल में अकेली? मौलवी ने पूछा। सादफ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, काम की तलाश है, जिंदगी का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। मौलवी ने सिर हिलाया। अगर आपको खेती का काम आता है तो यहाँ मदद चाहिए होती रहती है, थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। सादफ ने इज्जत भरी आंखों से देखा। उस वक्त सिर्फ यही सोचा, अगर कोई नियत साफ हो तो जिंदगी का मोड़ भी नया हो सकता है। अगले कुछ हफ्तों में सादफ रोज जंगल आने लगी। मौलवी का नाम मौलवी करीम था। उसकी उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन उसका लहजा नर्म था। हर बात कुरान से जोड़कर करता और बच्चों के बारे में दुआ देता। पहले पहले सादफ थोड़ा झिझकती थी, लेकिन मौलवी करीम का सुलूक ठीक था। अल्लाह ने हर किसी की राह लिखी है। सादफ बाजी, आपके लिए भी कुछ बेहतर होगा, वह अक्सर कहता। लेकिन कुछ दिनों बाद सादफ ने महसूस किया कि मौलवी करीम उसे ज्यादा तवज्जो देने लगा है। हर बात में शायरी, हर मुस्कुराहट में लंबी नजर। एक दिन जब सादफ जंगल से वापस जा रही थी, मौलवी करीम ने पीछे से आवाज दी, कल जंगल के दूसरे किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ कुछ बीज रखने हैं, आप मदद कर देना, वक्त बच जाएगा। सादफ ने सिर हिला दिया। जिंदगी में कोई साथी नहीं था और मौलवी हर वक्त मदद करता था। उसने शक नहीं किया। अगले दिन जब सादफ उस झोपड़ी के पास पहुंची तो सब कुछ शांत था। अंदर से एक ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब सी खुशबू भी। मौलवी करीम वहाँ पहले से था। उसने चादर बिछा रखी थी और एक ट्रे में चाय और रस्क रखे थे। बैठिए नबाजी, थकान दूर हो जाएगी, मौलवी ने कहा। सादफ ने अंदर कदम रखा। उसे नहीं पता था कि उस दिन का कदम उसकी जिंदगी का सबसे भारी कदम बन जाएगा। सादफ ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम रखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल सी होने लगी। बाहर का जंगल शांत था, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और कह रहा था। मौलवी करीम ने मुस्कुराहट के साथ चाय का कप उसके सामने रखा। आप तो थक गई होंगी सादफ बाजी, जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सहना दिया, उसने कहा, आंखों में एक दर्द जैसा नूर लेकर। सादफ ने कप उठाया, लेकिन पिया नहीं। अंदर का अंतर्जनन जाग गया था। झोपड़ी में बस एक छोटी सी चारपाई थी, एक दिया जल रहा था और हवा में कुछ ठहरा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो। बीज कहाँ है मौलवी साहब? सादफ ने मौजू बदलने के लिए पूछा। बीज तो है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज आपसे कुछ बातें करूं, मौलवी करीम ने नरमी से कहा। सादफ ने थोड़ा पीछे होकर बैठने की कोशिश की, लेकिन चारपाई छोटी थी और उसके और मौलवी के दरमियान फासला कम होने लगा। देखिए बाजी, मैं समझता हूँ आप अकेली हैं, मैं भी अकेला हूँ। कब तक हम तन्हा जिंदगी गुजारते रहेंगे? आपकी उम्र भी कुछ ऐसी है कि एक साथी की जरूरत महसूस होती होगी। उसका लहजा अब मीठा नहीं, चिपचिपा लगने लगा। सादफ ने आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मौलवी साहब, आप अल्लाह वाले हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मौलवी करीम एक पल को खामोश हो गया, फिर नरमी से बोला, बाजी, हर मर्द हर वक्त मौलवी नहीं रहता। मेरा भी दिल है और आप जैसे हुस्न का सामना हो तो कोई भी मर्द कमजोर पड़ जाए। उसने अपना हाथ धीरे
धीरे से सादफ के दुपट्टे के पास ले जाने की कोशिश की। सादफ ने फौरन हाथ हटा दिया। हद होती है मौलवी साहब, मैं समझ गई कि आपका असली चेहरा क्या है। वह उठी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल के उस कोने में सिर्फ खामोशी थी और एक औरत की टूटी हुई इज्जत की हवा। मौलवी ने पीछे से कहा, रुकिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको मदद दे सकता हूँ, आपके बच्चों के लिए कुछ पैसा दे सकता हूँ, बस थोड़ा वक्त। कुछ नहीं होगा, बस। उसकी बातों में लालच था, एक सौदा जहाँ इंसानियत बेच दी गई थी। सादफ का दिल दो हिस्सों में टूट गया था। एक तरफ माँ का जज्बा जो चाहता था कि बच्चों के लिए कुछ पैसे मिल जाएं, दूसरी तरफ उसकी इज्जत, उसका वजूद। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो रिज़्क कहीं और से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं अपनी जात का सौदा नहीं कर सकती। वह निकल गई, जंगल के रास्ते को उल्टा चलते हुए, जैसे हर पेड़ उसकी हिम्मत पर दुआ कर रहा हो। गांव वापस आकर उसने अपने बच्चों को देखा। दोनों मासूम चेहरे उसकी आंखों में आकाश बन गए। उसने उन्हें गले लगाया और खुद को आखिरी बार अंदर से मजबूत बनाया। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह शहर जाएगी, छोटा काम करेगी, लेकिन किसी के सामने झुकेगी नहीं। लेकिन गांव में कभी बात छुपी नहीं रहती। किसी ने देखा था उसे मौलवी के साथ जंगल जाते हुए, और धीरे धीरे अफवाह चल पड़ी। औरतों ने उससे दूरी बना ली, आदमियों ने नजर बदल ली और एक तन्हा औरत पर इल्जाम लगना शुरू हो गया। किसी ने कहा, जरूर कुछ न कुछ चल रहा है मौलवी के साथ। किसी ने कहा, अब विधवा औरत को कौन संभाले, इज्जत तो अब गई। सादफ ने इन बातों को छुप कर बर्दाश्त किया। रातों में बच्चों को सुलाकर रोती थी, लेकिन सुबह उठकर फिर ताकत बन जाती थी। फिर एक दिन जब वह तलाश में शहर के रास्ते जा रही थी, उसका सामना एक औरत से हुआ, जाहिदा बाजी, जो किसी वक्त उसके स्कूल में सहायक शिक्षिका थी। उसने सादफ को रोका और कहा, मैं एक मदरसे में काम करती हूँ, वहाँ एक औरत चाहिए जो लड़कियों को बेसिक तालीम और सिलाई सिखा सके। पैसे कम है लेकिन इज्जत का काम है। सादफ की आंखों में रोशनी आ गई। उसने फौरन हाँ कर दी। जाहिदा बाजी ने एक शर्त रखी, मदरसे का इलाका शहर के बाहर है, जंगल के एक रास्ते से गुजरना होता है। हिम्मत है? सादफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जंगल से दोस्ती हो गई है अब। उस रात सादफ ने फिर उसी छत के नीचे लेटे हुए तारे देखे, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, उम्मीद थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जंगल ने अभी अपनी असली शक्ल दिखाई ही नहीं। सादफ ने जब मदरसे का काम शुरू किया तो पहली बार उसे लगा कि जिंदगी ने उसके लिए कोई नई राह चुनी है। शहर के बाहर जंगल के उस रास्ते से गुजरना अब उसका रोज का सिलसिला बन गया था। पहले पहले उस रास्ते में हर पेड़, हर आवाज से डराता था, लेकिन धीरे धीरे वह सब उसके रास्ते के हमनवा बन गए। मदरसा छोटी सी इमारत था, एक तरफ एक पुरानी मस्जिद, दूसरी तरफ एक कमरा जहाँ सिलाई सिखाई जाती थी। छोटी छोटी लड़कियां वहाँ आती, कुछ तालीम सीखती, कुछ सिलाई। सादफ उनका सब्र से साथ देती, उन्हें प्यार से समझाती। वहाँ का माहौल पुरसुकून था। जाहिदा बाजी उसकी मदद करती और दोनों मिलकर मदरसे का काम संभालते। हल्का हल्का वक्त बेहतर लगने लगा था, लेकिन जंगल अभी भी हर वक्त उसके दिल में था। उसकी खामोशी, उसके राज और उसकी एक पहचान, मौलवी करीम। एक दिन जब सादफ जंगल के रास्ते से गुजरी, उसने देखा कि एक कोना कुछ ज्यादा ही शांत था। जहाँ रोज एक चिड़िया बोलती थी, आज वहाँ सिर्फ हवा थी। पेड़ झुककर जैसे उससे कुछ कह रहे थे। उसका दिल घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मदरसे पहुंचकर काम शुरू किया, लेकिन उस दिन उसका ध्यान बार बार उसी रास्ते की तरफ जा रहा था। शाम को जब वापस जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते के एक कोने में परछाई सी हिल रही थी। वह रुक गई। पहले सोचा आंखों का धोखा होगा, फिर परछाई ने आवाज दी, बाजी। उसकी रूह कांप गई। वह मौलवी करीम था, कपड़ों में मिट्टी, चेहरा थका हुआ, आंखों में पुरानी आदतें। सादफ ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मौलवी करीम धीरे से आगे आया। मैं बस आपसे एक बार माफी मांगना चाहता हूँ, मैं गलत था, मेरे जज्बात ने मुझे बहका दिया। सादफ चुप रही। मैं दिन रात सोचता रहा, अल्लाह से दुआ करता रहा कि आप मुझे माफ कर दें, आप मेरी इज्जत बन गई हैं। सादफ ने ठंडे लहजे में कहा, माफी अल्लाह से मांगो मौलवी साहब, मैं उस दिन से जिंदा हूँ जब आप मुझे तोड़ने चले थे। आपने मेरी कमजोरी समझी, लेकिन मैं माँ हूँ, माँ कभी बिकती नहीं। मौलवी ने झुककर सिर पकड़ लिया। सादफ ने उसकी तरफ देखा नहीं, सिर्फ चादर संभाल कर जंगल का रास्ता छोड़ दिया। अगले कुछ दिन मदरसे में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी। एक दिन सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगी। एक रात मदरसे की छोटी सी छत से किसी के चलने की आवाज आई। जाहिदा बाजी ने कहा, ये सब तो पुराने जंगल वाले इलाके की बातें हैं, कभी कभी जंगल अपनी रूह दिखाता है। सादफ ने हंसी में टाल दिया, औरत की जिंदगी भी जंगल ही होती है, हर कोने में अंधेरा, हर रास्ते पर इम्तिहान। एक रात जब सादफ मदरसे से ज्यादा देर हो गई थी, उसने वापस जाते वक्त देखा कि रास्ते के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी जली हुई थी। उसकी रोशनी आंखों में चुभ रही थी। वह करीब जाने लगी तो एक आवाज आई, मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मेरे ख्वाब में रहेंगी। सादफ ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल का एक हिस्सा धुंधला सा था, जैसे हवा में कुछ था या किसी की रूह। वह दौड़ गई, घर तक बिना रुके। उस रात पहली बार उसने कुरान उठाया और जमीन पर बैठकर पढ़ा। आंखों से आंसू निकलते गए, लेकिन जुबान पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह तू मुझे ताकत दे, लेकिन मेरे बच्चों को कभी किसी जंगल से ना गुजरना पड़े। अगले दिन जब वह मदरसे पहुंची तो सब कुछ शांत था। जाहिदा बाजी ने एक चिट्ठी दी, ये किसी ने रख कर गया है आपके लिए। सादफ ने खोला। चिट्ठी में लिखा था, आप जैसी औरतें जिंदगी की रोशनी होती हैं। मैंने अंधेरा बनकर आपसे रोशनी छीनने की कोशिश की। अब मैं उस जंगल का हिस्सा हो गया हूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ किसी औरत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं करूंगा। करीम। सादफ ने चिट्ठी बंद की और आकाश की तरफ देखा, जैसे अल्लाह ने जवाब दिया हो। लेकिन जंगल का राज अभी खत्म नहीं हुआ था। एक नई लड़की जंगल के रास्ते पर चली जा रही थी और कहानी
रानी वापस घूम रही थी। दिन बदलते रहे लेकिन जंगल वही था, खामोश, गहरा और कुछ छुपाए हुए। सादफ अब रोज उसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन हर कदम पर एक महसूस होता, जैसे पेड़ भी उसे देखते हों, जैसे हवा भी उसके दिल का बोझ जानती हो। मदरसे में काम बढ़ता जा रहा था, नई लड़कियां आने लगी थीं, एक नई उम्मीद के साथ। एक दिन जवान सी लड़की रानी मदरसे में सिलाई सीखने आई। आंखों में जज्बा था, लेकिन चेहरे पर थकान और अंधेरा। जाहिदा बाजी ने पहले दिन ही महसूस कर लिया, इस लड़की के साथ कुछ न कुछ हुआ है। सादफ ने उसे एक माँ की तरह संभाला, प्यार दिया, वक्त दिया। धीरे धीरे रानी ने बोलना शुरू किया, और एक दिन जब सब सोए हुए थे, रानी ने चुपके से कहा, बाजी, आप मौलवी करीम को जानती हैं? सादफ का रंग उड़ गया, सांस अटक गई। क्यों पूछा तुमने? रानी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, उसने मुझे जंगल में रोका, पैसे का लालच दिया, और फिर उसके बाकी लफ्ज रुक गए। सिर्फ खामोशी बोलती रही। सादफ उस रात सो नहीं पाई। हर पल उसके जहन में एक सवाल घूम रहा था, क्या मैंने सिर्फ अपने बच्चों को बचाकर दूसरी लड़कियों को उस शैतान के हवाले कर दिया? उसने सोचा था कि करीम जंगल में खुद से लड़ रहा होगा, लेकिन वह तो वहाँ भी शिकार कर रहा था। वह अपनी रूह पर एक नया बोझ महसूस करने लगी। अगले दिन वह जंगल के उसी रास्ते से गुजरी जहाँ वह झोपड़ी थी। अब वह पुरानी, जली हुई, आधी गिर चुकी थी, लेकिन उस झोपड़ी के पीछे एक नई झोपड़ी बन रही थी, एक नई शिकारगाह। सादफ का खून खौल गया। उसने फैसला किया, अब चुप नहीं रहना। गाँव वापस जाकर उसने कुछ और औरतों को बुलाया, जिन्होंने कभी कुछ महसूस किया था, कुछ देखा था, कुछ सहा था। पहले सब डरे, लेकिन सादफ के लफ्जों ने उनके दिल के ताले तोड़ दिए। औरत जब तक चुप रहे तो उसके साथ जुल्म होता रहता है, लेकिन जब वह बोलती है तो दुनिया हिल जाती है। रात को एक छोटी सी बैठक हुई, जहाँ रानी ने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। हर औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं, गुस्सा था। अगली सुबह सादफ ने मदरसे की क्लास बंद की। वह जंगल गई, रानी, जाहिदा बाजी और कुछ और औरतों के साथ। सबके हाथों में लकड़ियाँ, पत्थर और एक औरत का फैसला था। झोपड़ी के पास पहुंचकर सादफ ने पुकारा, मौलवी करीम, बाहर निकलो। अंदर से आवाज आई, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? सादफ ने चिल्लाकर कहा, जुल्म का हिसाब लेने आए हैं, उन सब के लिए जिन्होंने चुप रहकर अपने जख्म धो लिए। आज हम बोलने आए हैं। झोपड़ी का दरवाजा खुला, मौलवी करीम बाहर निकला। चेहरा उतर चुका था, आंखों में गुलामी थी। पहले जैसे उसके पास लफ्जों का जादू था, लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी। जाहिदा बाजी ने कहा, आपने सिर्फ सादफ का नहीं, इस गांव की औरतों का ईमान तोड़ा है। अब इंसाफ होगा। उस वक्त जंगल में सिर्फ हवा का शोर था और औरतों के कदमों की गूंज। मौलवी करीम को गांव ले जाया गया। वहाँ पंचायत बुलाई गई। पहली बार एक औरत, सादफ ने पंचायत के बीच खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। न शर्माई, न डरी, सिर्फ सच कहा। पहली बार गांव ने देखा कि एक औरत सिर्फ माँ या बीवी नहीं, इंसाफ की मिसाल भी हो सकती है। मौलवी करीम को गांव से निकाल दिया गया, उसकी झोपड़ी गिरा दी गई और फैसला हुआ कि कोई भी लड़की मदरसा या जंगल के रास्ते अकेली नहीं जाएगी। सादफ ने मदरसे का इंचार्ज बनकर एक नया प्रोग्राम शुरू किया, तालीम के साथ तहफ्फुज, जहाँ हर लड़की को सिर्फ सिलाई नहीं, अपना हक मांगना भी सिखाया जाता। रानी अब मदरसे में शिक्षिका बन गई थी। एक साल बाद जब सादफ छत पर बैठी थी, उसके दोनों बच्चे उसके पास सोए हुए थे। आकाश में तारे थे, लेकिन इस बार सादफ के दिल में अंधेरा नहीं था, सिर्फ एक तसल्ली थी, मैं टूट कर भी बिकी नहीं और मेरे बच्चों को जंगल से नहीं गुजरना पड़ा।